नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा केवल संचार का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति का भी परिचय कराती है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जहां जन जन की भाषा हिंदी है, भारत की आशा हिंदी है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है। और वो एक मजबूत धागा है जो कहीं ना कहीं हिंदी हम सबको एक साथ पिरोती है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जहां हमारे साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि हिंदी ना सिर्फ भाषा है, ये एक भाव भी है। जहां आपको बताते चले कि हिंदी से ही हम हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से हम देखते हैं, हिंदी भाषा अपने आप में एक वो भाषा है जो पूरी तरीके से भाव को व्यक्त करती है। और आज टीवी के इस खास में हम खास भी चर्चा करें हिंदी दिवस के मौके पर जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा परिवेश में आखिर हिंदी भाषा को लेकर कितनी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, या मैं कहूँ विकृतियां भी देखने को मिल रही है। और आपको बताते चले कि जो आज हिंदी दिवस है वो देश भर में मनाया तो जाता है, और भारत देश के साथ ही इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। ऐसे कई देश हैं जहां पर हिंदी भाषी ये जो देश है, हिंदी दुनिया की तीसरी बड़ी भाषा है। जहां आपको बताते चलें 43% लोग बोलते हैं, और हिंदी बड़े ही उत्साह मनाया भी जाता है। और आपको बताते चलें कि भारत की आशा हिंदी है, और पूरे देश को एक साथ जो जोड़ने का प्रयास हिंदी भाषा के माध्यम से ही संभव। ऐसे तो अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषी लोग भारत देश में ज्यादा रहते हैं और हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मौजूदा परिवेश में कहीं ना कहीं इस भाषा के भाव में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से हम आधुनिकीकरण पीछे जो भाग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भाषा हम बोलने में संकोच करते हैं, उसके लिए शर्म भी कई बार महसूस जो हमारी नई ही है वो हिंदी भाषा बोलने में संकोच करती है। और ऐसे में हिंदी हालांकि का जो है वो एक यही भाषा है जो भावनात्मक रूप से हमें जोड़कर रखती है। आपको बताते चले पूरे भारत देश में हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। सारे सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम भी आज के दिन रखे जा रहे हैं। और ऐसे में हिंदी एक वो भाषा हो जाती है जो भावों की अभिव्यक्ति को कहीं ना कहीं जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। और देश में 43% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। और हिंदी का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ मौजूदा में इसमें बदल रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राजेश जोशी जी जुड़े हुए हैं, जो एक साहित्यकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बीएसटीवी में। नितेश जी, चूंकि युवा कवि हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और सर, पहले राजेश जी आपसे ही सवाल करूंगी, चूंकि आप लंबे समय से हिंदी भाषी व्यक्ति रहे हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं मौजूदा परिवेश में हिंदी को लेकर कई सारे बदलाव हैं, आपका क्या कुछ अनुभव है? कितने बदलाव हिंदी भाषा को लेकर आप देख रहे हैं? आज हिंदी दिवस भी है। हिंदी एक तो कोई भी भाषा वैसे तो सतत परिवर्तनशील होती है, और हिंदी का इतिहास बहुत छोटा सा है, क्योंकि अगर हम मान लें कि भारतेंदु से अगर शुरू होती है तो एक 150 पौने 200 साल का इतिहास है। और उसमें उसने इतनी तेज़ी से उसमें बदलाव हुए, और इतनी तेज़ी से वो आधुनिक हिंदी के रूप में ढली है कि ये जो नई हिंदी है, जो आज की हिंदी जो हम बोल रहे हैं, वहाँ तक आने में उसने बहुत लंबी दूरी को बहुत थोड़े से समय में पूरा किया है। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे भाषा भी बदलती है। तो नई टेक्नोलॉजी के साथ भाषा में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे नए शब्द उसमें देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे नए तरह के प्रयोग उसमें देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी सारे बदलाव। नितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। नितेश, चूंकि आप तो युवा हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं मॉडर्निज्म की बात जब आती है, 21वीं सदी में युवा पीढ़ी जी रही है, तो हिंदी को लेकर आप किस तरह की बदलाव महसूस कर पाते हैं? निश्चित बात है, भावों की भाषा है, इसे अगर गौर से समझो, हृदय तक शब्द जाते हैं, इसे ओर से समझो। आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है, और निश्चित बात है अगर हिंदुस्तान की बात आती है तो हिंदी की बात आती है।
कहीं ना कहीं आज आधुनिकता के दौर में, सोशल मीडिया डिजिटलाइजेशन के दौर में हिंदी अपना स्थान बखूबी बना रही है, परंतु पत्र पत्रिकाओं का दौर था और आज डिजिटल दौर है। इस दोनों के कॉम्बिनेशन में वास्तविकता में जो हिंदी के लिए काम कर रहे हिंदी के प्रहरी है, वो सुचारू रूप से काम करते जा रहे हैं, परंतु नई युवा पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदी के लिए कार्य कर रही है और उससे परिवर्तन भी आ रहा है। और जो हिंदी बोलते हैं, निश्चित बात है उनके मध्य तो हिंदी आसानी से हम परोस सकते हैं, लेकिन जिन्हें हिंदी नहीं आती है उन तक ले जाना हम युवा कंधों का काम है और शायद वो हम सुचारू रूप से करने के लिए अपनी शीर्ष पीढ़ी से सीखते रहेंगे। बिल्कुल नितेश, चूंकि आप एक कलाकार भी है, युवा कवि हैं, तो आप किस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि 4 पंक्तियां हो जाए तो वो भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं जरूर पंक्तियां कहूंगा कि भावों की भाषा है हिंदी, भावों की भाषा है हिंदी, हिंद की अभिलाषा है हिंदी। भावों की भाषा है हिंदी, हिंद की अभिलाषा है हिंदी। आज से ज्ञात तक हमने सीखा, ज्ञान की परिभाषा है हिंदी। आज से ज्ञात तक हमने सीखा, ज्ञान की परिभाषा है हिंदी। अभिव्यक्ति का सरल रूप है हिंदी, अनुपम और अनूप है। अभिव्यक्ति का सरल रूप है हिंदी, अनुपम और अनूप है। कविता गजल गीत में हिंदी, सच्ची निष्ठा प्रीत में हिंदी। हिंदी है अपनी पहचान, जय हिंदी जय हिंदुस्तान, जय हिंदी जय हिंदुस्तान, जय हिंदी जय हिंदुस्तान, जय हिंदी जय हिंदुस्तान। बेहद ही खूबसूरत ये पंक्तियां हैं, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में जोश भरने के लिए काफी मायने भी ये पंक्तियां रखती है। राजेश जी, जिस तरह से आपने चूंकि जिक्र किया कि जैसे जैसे समाज बदलता है, समय बदलता है, वैसे वैसे भाषाओं के भी रंग रूप और स्वरूप बदल जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा एक लंबे समय से ये भाषा चली आ रही है और इसका एक अनोखा ही महत्व भी हो जाता है? दूसरी चीज कि हिंदी के लिए यदि जो लोग पिछड़ रहे हैं या जो इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, जागरूकता के लिए क्या कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए या क्या कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाने चाहिए जिससे युवा पीढ़ी हिंदी का महत्व समझे? वास्तव में तो यह है कि भाषा के लिए बहुत काम हुआ है। आप देखें कि राजभाषा अधिनियम जब बनाया गया 1962 में, तो उसमें 3 भागों में देश को विभाजित किया गया। एक का क्षेत्र था जिसमें हिंदी में जो काम होता है उसका जवाब हिंदी में ही देना होता था, और खा क्षेत्र जो था उसमें जो दूसरे भाषा के क्षेत्र थे वो हिंदी के का जवाब अपनी भाषा में या अंग्रेजी में देते थे, और गा क्षेत्र यानी तमिलनाडु था जिसमें अकेला जो इससे बाहर था। इस तरह 3 क्षेत्र बनाए गए थे। तो राजभाषा अधिनियम आया, उससे बहुत सारे परिवर्तन हुए। फिर यानी 3 भाषा फार्मूला एक लागू किया गया जिसमें हर प्रदेश में 3 भाषाएं पढ़ाई जाना जरूरी होगा। तो उससे भी हिंदी का बहुत विस्तार हुआ, बहुत सारी जगहों पर 2 अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का वो हुआ। अगर आप देखें, यानी सिर्फ आंकड़े अगर उठाकर देखें तो हिंदी के जैसे जो मीडिया है, हिंदी का अखबार, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बाद में आया जी, तो हिंदी के अखबारों का ही प्रसार अगर देखें तो उस पीरियड से लेके अगर हम 20वीं सदी के दौर में और 21वीं सदी के दौर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यानी विस्तार आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा अखबारों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, प्रकाशनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, किताबों के छपने की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। इस तरह अगर सारे आंकड़े उठाकर देखें तो भाषा का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। और दूसरा एक जो विस्तार हुआ है कि उसमें बहुत सारे नए शब्द, हर वो भाषा ही जीवित रहती है जो बहुत ज़्यादा लचीली होती है, जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपने में एडॉप्ट करती है, अपने में ग्रहण करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल ये घोषणा की जाती है कि उसने कौन से नए शब्द लिए, यानी उसने हिंदी से इतने ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा शब्द जो हैं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हैं।
जिसमें योग की पूरी शब्दावली है। अभी हाल में समोसे जैसा शब्द जी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अडॉप्ट किया। तो इससे पहले आप देखेंगे 70 के दशक में, जिसमें जंगल और बंद, पहली बार बंद यानी हड़ताल तो एक शब्द था, स्ट्राइक उसके लिए शब्द था, पर बंद के लिए कोई शब्द नहीं था। भारत बंद जब हुआ 70 में, तो बंद जैसा शब्द VUNDH ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अडॉप्ट किया गया। इसी तरीके से जंगल के लिए कोई शब्द नहीं था, फॉरेस्ट से जंगल का बोध नहीं होता, इसलिए जंगल शब्द को भी अडॉप्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे शब्दों को अडॉप्ट किया गया, पूरी योग की शब्दावली अडॉप्ट की गई, ऐसे और बहुत सारे पौराणिक शब्दों को लिया गया। तो ये जो अडॉप्टेशन है, जो कोई भी भाषा जब यानी फैलती है, जब वो जितनी ज़्यादा लचीली होगी तो उतना ही उसका विस्तार होगा। जो भाषा अपने में रिजिड हो जाएगी, जो बंद कर लेगी, वो भाषा धीरे धीरे मर जाएगी। जैसा हुआ लैटिन के साथ हुआ या हमारे संस्कृत के साथ हुआ कि वो सीमित होती गई। पर हिंदी इसलिए बहुत अच्छी, यानी उसका विकास इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ कि उसने, वो एक लचीली भाषा है जो बहुत सारी भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करती है। खुद हिंदी का शब्द नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द, तकिया है, रोटी है, ऐसे बहुत, रजाई है, या जितने सिले हुए कपड़ों के शब्द हैं, वो सब दूसरी भाषाओं से हमने ग्रहण किए। बिल्कुल। सर, 4 ऐसी पंक्तियां जो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में काफी अपना एक महत्व भी रखती हैं। चांद की वर्तनी, आपके चूंकि 4 पंक्तियां इसी कविता की हो जाए सर। नहीं, मैं तो नहीं सुना सकता बिना किताब के, इसलिए सर, ऐसी कोई कविताएं जो आपने हिंदी भाषा को लेकर कभी लिखी हो, पढ़ी हो? हिंदी को लेकर मैंने कोई कविता नहीं लिखी। मैंने भाषा की समस्या पे एक कविता जरूर लिखी थी कि हम कैसे भाषा की लड़ाई को धीरे धीरे क्यों हारने लगे। बिल्कुल। इस पे यानी मैं कविता की पंक्तियां तो नहीं सुना सकता, इसलिए कोई थोड़ी बड़ी कविता भी है, याद नहीं, पर उसका भाव यही था कि हमने जो भाषा बनाई थी, यानी हिंदी कैसे बनी। हिंदी बनी आज़ादी की लड़ाई में, और जब नया नगरीकरण हो रहा था भारत में, तो नए नगरीकरण और आज़ादी की लड़ाई में एक दूसरे से संवाद करते हुए भाषा बनी। उस भाषा को से ही हमने लड़ाई लड़ी, यानी आज़ादी की लड़ाई हमने हिंदी भाषा से लड़ी। महात्मा गांधी के सारे वक्तव्य देखे जा सकते हैं कि उस समय हिंदी की इसलिए भी आवश्यकता होती थी कि वो सारे भारत से कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे संवाद कायम करें, तो उसके लिए हिंदी। और बल्कि बाद में तो महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद ये कहा कि जब उनसे अंग्रेजी में कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों से जाके कह दो कि गांधी जो है वो अंग्रेजी भूल गया है। तो ये उनमें हिंदी को लेके बहुत ज़्यादा एक आकर्षण और बहुत वो था। तो वो आज़ादी की लड़ाई की जो भाषा थी, वो उस दिन जब आज़ादी मिली तो उसमें जो समझौते हुए, जो सारे यानी डॉक्यूमेंट्स बने, वो दुर्भाग्य से अंग्रेजी में बनी। यानी पहली स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी में दी। तो ये एक अजीब सी विडंबना है कि हम उस भाषा को आज़ादी की भाषा, यानी लड़ाई की जो भाषा थी, उसी को आज़ादी के उत्सव की भाषा नहीं बना पाए। ये एक संकट या विडंबना कहिए। बिल्कुल सही बात है। नितेश जी, जिस तरह से आपने सुना राजेश जी को भी कि वाकई जो पहली स्पीच नेहरू जी ने दी थी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में देना पड़ा, लेकिन यदि हम देखें तो संवैधानिक तौर पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, और भारत के अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। लेकिन चूंकि आप काफ़ी युवा हैं और जब आप बाहर निकलते हैं या युवा पीढ़ी से जब मुलाकात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हिंदी भाषी देश में हिंदी का महत्व हमारी युवा पीढ़ी समझ पा रही है? मस्त बखूबी समझ रहे। कवि सम्मेलन मंचों के माध्यम से हिंदी को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में बढ़ावा मिल रहा है आज की स्थिति में। और वर्तमान सरकार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी के लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान का आज पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है, हिंदी का भी हो रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम उम्र है साथी, उनको भी आज डिजिटल के दौर में एक काम करना पड़ेगा कि हिंदी को जिस तरीके से प्रसारित कर पाए, प्रचारित कर पाए,
सिर्फ 14 सितंबर और ऐसा दिन निर्धारित ना हो तो प्रतिदिन कहते हैं बातों में, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान दिल में धड़कता है वैसे ही जुबा की मिठास में भी हिंदी निकलती रहे, तो ऐसा है कि विश्व में हिंदी का बोलबाला बन पड़ता रहेगा। बिल्कुल नीतीश, चूंकि आप काफी जोशीली कविताएं लिखते हैं, काफी मैं कहूँ ऊर्जावान कवि आप हैं, और ऐसे में हिंदी दिवस के खास मौके पर कुछ ऐसी कविताएं जो हमारी युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं काफी मोटिवेट करें। जी बिल्कुल, मेरी पंक्ति है और वो युवा पीढ़ी को खासतौर से समर्पित है कि बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के, बहुत बारीक होते हैं कुछ किस्से जवानी के, सिखाते हैं हुनर हमको निरंतर जिंदगानी के, कहाँ किस मोड़ पर कब कौन कैसे साथ आएगा, यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के, यहीं से पात्र तय होते हैं एक बेहतर कहानी के। तो सीखते रहें, समझते रहें अनुभवों के माध्यम से, हमारे बड़ों के माध्यम से, तो निश्चित बात है जीवन आसान रहेगा युवाओं के लिए। और स्वयं के वजूद को स्वयं के स्वाभिमान पे रखो, स्वयं के वजूद को स्वयं के स्वाभिमान पे रखो, अर्जुन से एकाग्र हो तीर कमान पे रखो, और आज के युग में जीना आसान नहीं है प्यारे, आज के युग में जीना आसान नहीं है प्यारे, पैर जमीन पर और निगाहें आसमान पर रखो, पैर जमीन पर और निगाहें आसमान। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। राजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं आपने समाज के बदलते स्वरूप को लेकर तो बातचीत की, लेकिन अभी बदलते स्वरूप में हम ये भी देखते हैं, बात धर्म की हो, जाति की हो, हर चीज पर सियासत हम लगातार देख रहे हैं। धर्म, जाति, भगवान को भी नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन भाषा से, जाति, धर्म से ऊपर उठ के बात आती है हिंदुस्तान की। चूंकि हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की बात करना भी लाजमी है। कितना बदलाव आप और ये देख पा रहे हैं कि ठीक है, अच्छे बदलाव तो हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि केंद्र हो या राज्य सरकार भाषा को लेकर तत्परता के साथ काम करती नजर आ रही है। लेकिन मैं विकृति की बात करूं, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि नेहरू जी की को जो पहली स्पीच उनकी थी वो अंग्रेजी में देना पड़ा था, जबकि हमारी संवैधानिक भाषा हिंदी ही है। तो ऐसी वो कौन सी विकृति है जिसे आज के समय में दूर करने की जरूरत है? मुझे लगता है एक तो ये दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, नई टेक्नोलॉजी के बाद कुछ ऐसे परिवर्तन आए कि एक तरह की का शब्द एक बना जो बहुत ही खराब शब्द है, इंग्लिश, जिसमें व्यर्थ में अंग्रेजी के शब्द, जिन शब्दों के लिए हिंदी में बहुत अच्छे शब्द थे, बिल्कुल सहज शब्द थे, उनके लिए अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया और पूरा वाक्य इस ढंग से लिखा जाने लगा जिसमें अंग्रेजी के ज़्यादा शब्द होते थे, हिंदी के शब्द कम होते थे। अखबारों की भाषा अगर आप देख लें, बहुत सारी जगह पे ये भाषा आप देख सकते हैं, मीडिया में देख सकते हैं। तो ये जो एक कोशिश हुई इंग्लिश बनाने की कि हिंदी इंग्लिश की ऐसी कोई बोलचाल की भाषा हो जिसके लिए तर्क दिया गया कि बोलचाल की भाषा है, वो बोलचाल की भाषा नहीं थी बुनियादी रूप से। तो एक सबसे बड़ा जो संकट पैदा किया गया 90s के बाद कहना चाहिए, जब नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बाद एक ये बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि भाषा को एक तरह से कहना चाहिए कि दूषित करने का, उसे थोड़ा बिगाड़ने का काम हुआ कि जिसमें व्यर्थ में अंग्रेजी के शब्द डाले गए जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे सिटी जैसा शब्द की ज़रूरत नहीं थी, नगर जैसा शब्द है, शहर जैसा शब्द है, बहुत सारे शब्द यानी आपके पास थे बिल्कुल हिंदी में। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए जिनके लिए आपकी भाषा में अच्छे शब्द थे, उनके लिए भी अंग्रेजी शब्दों को डाला गया जर्नलिज्म में। तो वो उसने थोड़ा कहीं ना कहीं भाषा को नुकसान पहुंचाया है। और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये हुआ, क्योंकि बहुत पहले ये हुआ था कि जब हिंदी यानी राजभाषा अधिनियम लागू हुआ तो ऑफिसेस से सारे अंग्रेजी के टाइपराइटर उठवा लिए गए थे। मैं भारतीय स्टेट बैंक में था और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उसी विभाग में काम कर रहा था। तो सारे टाइपराइटर अंग्रेजी के उठवा लिए गए थे कि हिंदी में काम करना है। पर जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसका सॉफ्टवेयर जो था वो आज भी वो हिंदी में नहीं है, जी जी, है ना। तो सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में है, तो वो जो जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ से हमें फिर वापस अबाउट टर्न हुआ। बिल्कुल।
तो ये एक संकट नई टेक्नोलॉजी के साथ आया है जो जिसे दूर कर लिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और सॉफ्टवेयर पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और अब तो आप देखेंगे कि सब फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, तमाम चीज़ें जो भी हैं उसमें हिंदी में कम से कम इबारत तो लिखी जाने लगी। पहले बिल्कुल सॉफ्टवेयर जरूर अभी हमारे पास नहीं है, तो सॉफ्टवेयर के अंग्रेजी में होने के कारण जो थोड़ा सा एक भाषा को कहीं ना कहीं धक्का लगा है, वो उसको शायद थोड़े दिन में हम लोग बिल्कुल इस संकट को दूर करने के लिए, हालांकि मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अब MBBS की पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की पहल से अब हिंदी में कराने की जो प्रथा शुरू हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद साबित होगी। नीतीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चूंकि हिंदी भाषा की जब बात चल रही है तो बात हिंदुस्तान की भी होगी, और युवा आप हैं, युवा कवि आप हैं। अंतिम स्वरूप में मेरा प्रोग्राम पहुंच रहा है, तो मैं चाहूंगी ऐसी कुछ पंक्तियां जोशीली जो हिंदुस्तान के लिए भी समर्पित हो, चूंकि बात हिंदी की भी हो रही है। बिल्कुल, अभी जोशी सर जैसा कि कह रहे थे, जैसा कि जोशी सर अभी कह रहे थे, तो उस समय मुझे याद आया कि कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में हिंदी भाषा में इंग्लिश के जोड़े गए, सिटी है, शहर, नगर शब्द थे, तो आवश्यकता नहीं थी। परंतु वास्तविकता है कि इन विषयों पर सतत रूप से काम होना चाहिए और परिवर्तन आना चाहिए। वास्तविकता में आवश्यकता नहीं, आज हम हिंदी अखबारों में देखते हैं तो मिली जुली इंग्लिश पढ़ने मिलती है, जहां आवश्यकता नहीं होती वहां पर भी इंग्लिश के शब्द डाल दिए जाते हैं। इन बिंदुओं पर तो बात करनी होगी, विचार करनी होगी, काम करना होगा। लेकिन आपने हिंदुस्तान और भारत के लिए कुछ सुनाने को कहा, तो मैं अपनी भूमिका में 4 पंक्तियां कहते हुए बात रखूंगा कि जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां पर संस्कारों का सदा सम्मान होता है, जहां अध्यात्म होता है, जहां विज्ञान होता है, अनेकों मत सभी के हैं, अनेकों मत सभी के हैं, सभी मिलकर के रहते हैं। मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है। तो ये हमारी भारत की साझा विरासत है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा को अपनाकर एक समूचा विश्व जागरण किया है। बिल्कुल नीतीश, हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी होने पर गर्व भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम चर्चा के लिए। राजेश जोशी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। चूंकि आज हिंदी दिवस है, तो एक बार आप सभी को एक बार और भी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में हिंदी के महत्व को कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए लगातार प्रयासरत भी हमारी सरकारें हैं। और ऐसे में एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही BSTV के साथ। नमस्कार।